हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकेंड यानी पॉलिनोमियल बहुपद को हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल से पहले कुछ चीजें होती हैं क्या जिसको हम पढ़ेंगे। पहला क्या होता है वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। तो वेरिएबल के नाम से ही लग रहा है कि कोई चीज बदलती रहे, यानी कोई भी वैल्यू या क्वांटिटी जो हमेशा समय के साथ साथ यानी सिचुएशन के साथ साथ सवाल के साथ साथ बदलती रहे। तो हम क्लास 9 में इसको पढ़ भी चुके हैं। तो जैसे हम लोग क्लास 9 कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे क्या, लेट या हिंदी में माना यक्स इज समथिंग, कुछ मानते थे हम लोग और फिर उस सवाल में यक्स की कोई वैल्यू जैसे 2 आ जाता था। ठीक, फिर अगर हम सवाल बदल दे, हमारे पहला सवाल था दूसरा सवाल बदल दे, इस तरह कहते थे लेट यक्स इज, फिर हमारी एक्स की जब सॉल्व करते चले जाए तो हमारा एक्स की कोई वैल्यू आ जाती थी 5। तो हमारा क्या मिल रहा है कि हर एक सवाल के साथ एक्स की वैल्यू हमेशा बदल जाती थी। तो कोई भी क्वांटिटी से हमारा एक्स बार बार बदल रहा है, 2 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, तो हमारे यह एक्स क्या कहलाएगा, एक वेरिएबल के अंतर्गत आएगा। यानी कोई भी क्वांटिटी जो अपने आप को बदलती रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल यानी चर। ठीक, तो अब आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट मतलब क्या कि यह सिचुएशन के साथ ना बदले, यानी कभी भी हमारा 2 3 चाहे कुछ भी कर ले, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, या कभी 2 हमारा 3 के बराबर नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, यक्स का 2 के बराबर होता था, फिर एक्स 5 के बराबर हो जाता था। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। तो ये सारे नंबर 2 3 या कह लीजिए हमारा रियल नंबर का जो सेट होता है वास्तविक संख्याओं का, वह हमारा कांस्टेंट में आता है। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक, तो हम आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी स्वतंत्र चर, यानी वह चर जो अपने मान को स्वयं बदल दे। यानी जैसे कि एग्जांपल थ्रू समझना चाहे, टाइम समय हम अपने मान को खुद से बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, खुद अपने आप बदलता रहता है। तो उस टाइप का हम लोग जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। और डिपेंडेंट यानी कोई भी डिपेंडेंट मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से खुद को बदले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी निर्भर चर। यानी सिंपली डिपेंडेंट की डिफिनेशन क्या होती है कि वह वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने से बदल जाए उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं, पहले तो हम पी एक्स। ठीक, तो कोई भी हमारा इक्वेशन टाइप इस टाइप का हो, जैसे कि आसान समझेंगे 2x+1 या पी एक्स 3x² प्लस 2x+1, या इसको मैं जनरली लिख दूं ax+c, इसको bx+c, या इसको जनरली लिखा जाता है ax² + bx+c। यानी ये हमारा कोई भी 3 4 5 20 तरह हमारा बदलता रहेगा। तो अलग अलग सवाल के लिए हमारे बी और सी बदलते रहेंगे। इसको हम लोग इस तरह डिनोट करते चलेंगे, या पी एक्स, क्या तीसरे पे आ जाए, इसको पढ़ा जाए इस तरह से, तो ए बी सी ax³ + bx² + cx + d। हमारा ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 बी डॉट डॉट, कोई भी रियल नंबर हमारा है, ये सब में हो सकते हैं। ये भी रियल नंबर हमारा ए बी सी डी कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, पॉलिनोमियल पावर जो हमारा एक्स का जो पावर है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो एक चीज और आती है, अगला आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का घात, पॉलिनोमियल। ठीक, तो यक्स का जो मैक्सिमम पावर रहेगा, यहाँ पे 3 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा इसका। यहाँ पे सबसे अधिक घात क्या है एक्स का, 2 है। यहाँ पे सबसे अधिक घात क्या है एक्स का, 1 है। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। तो जो सबसे ज्यादा घात रहेगा एक्स का, वही हमारा उसका डिग्री कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद आता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्स को दिखता तो है कि पॉलिनोमियल है, लेकिन होती नहीं है। जैसे कि अगर हमारा एक्स के पावर कहीं आ जाए 1/2 या 1/x आ जाए कहीं पॉलिनोमियल में, कहीं पॉलिनोमियल में 1/x आ जाए, कहीं ऐसा लिखा रहे p = 1/x+1, तो px = 1/x+1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। या कहीं इस तरह आ जाए 2√x + 3, तो यह भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। या कहीं ऐसे लिखा रहे p of x =
1/2x² प्लस 3x प्लस 1, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यानी हमारा x का जो पावर है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, x का पावर कभी भी बटे का नहीं होना चाहिए। इस तरह का कहीं भी पावर आता है तो वो जो भी इक्वेशन बना रहेगा वो हमारा पॉलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। यानी हमारा जो पॉलिनोमियल का जो भी घात होगा हमेशा इंटीजर होगा। हम ध्यान दें इंटीजर क्या होता था, 1 2 3 4, वो भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह है, निगेटिव वाले ना है, -1 -2 ना है। यानी तो हम किसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल हमारा ये होता है। अब हम आते हैं पर्सनावली 2.1 पे, जिसमें हमें शून्यांक के बारे में पूछ रहा है, तो यानी जीरोस के बारे में पूछ रहा है। तो हम पहले समझ लेते हैं जीरोस क्या होता है। तो जीरोस क्या, पहले मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है हमारा इस तरह का px, मान लीजिए कि हमारा पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, यानी इसको बोलेंगे द्विघात पॉलिनोमियल। यानी इसका पावर 2 है तो द्विघात पॉलिनोमियल, पावर 3 रहता तो त्रिघातीय पॉलिनोमियल, और 1 रहता तो लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे उसको। ठीक, तो हमें करना कुछ नहीं, यानी x की वो वैल्यू, यानी x को हम क्या रखें, यानी x हम कौन सी वैल्यू रखें, जीरो नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या हम भरे जिस पर हमारी पॉलिनोमियल px क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक, यानी हमें कोई सवाल ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए p ऑफ x ले लेता हूं मैं, कोई वैल्यू क्या ले लू, अच्छा सिंपल सा 2x प्लस 1 ले ले रहा हूं। ठीक, तो अगर मैं x इक्वल टू -1/2 पुट करता हूं तो क्या होता है, x इक्वल टू -1/2 पुट इसमें पुट करूंगा तो px माइनस 2 इंटू -1/2 प्लस 1 क्या हो गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारा px क्या हो गया, 0। ठीक, तो हमारा px 0 होगा तो हमारा x इक्वल टू -1/2 एक जीरोस कहलाएगा। ठीक, तो इसको हम एक ग्राफ की मदद समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ से कैसे समझते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारा जो px है वह y एक्सिस है, और हमारा जो x वेरिएबल है वह x एक्सिस यानी x अक्ष पे, x अक्ष पर है। तो एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक, हमारा कोई पॉलिनोमियल रहेगा तो एक लाइन के थ्रू हमें मिलेगी, इस पर इस तरह से ग्राफ मिलता है लाइन के थ्रू, जिसमें हमारा यह हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। ठीक, हमें यह पता है कि इस y एक्सिस पे सारी x की वैल्यू 0 होती है, ये हमारा सेंटर 0,0, और इस पर हमारा y की सारी वैल्यूज 0 होती है। यानी अगर मान लीजिए हमारा यह 3 है तो यह -3,0 कोऑर्डिनेट होगा। अगर यह 3 रहता पॉइंट इधर से तो -1 -2 तो यह -3, और यह रहता है अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे रहता -2, +2,0 तो, और यहाँ पे मान लीजिए 0 था। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि x की यानी ये लाइन जो है x को एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे यानी 0 पे टच कर रहा है, और एक -3 पे टच कर रहा है। तो हमें कितने जीरोस मिले, 3 जीरोस मिले, यानी 2 0 और -3। तो हम इसी तरह यानी कोई भी लाइन बनी रहेगी, देखेंगे हम कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कितने जगहों पे टच कर रही है, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे। तो हमारा एक्सरसाइज में कुछ नहीं, हमें पहला एक्सरसाइज का पहला सवाल में ही कुछ किया नहीं इसने बस ग्राफ दे दिया है। तो एक ग्राफ बनाया है उसने ऐसा, पहले तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ उसने एक सीधी लाइन बना दी है, तो इसका मतलब यह होगा कि वाई एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है, तो टच नहीं कर रहा है तो इसके कोई जीरोस नहीं होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0 हो गए, यानी इसमें कोई जीरो नहीं है, तो कोई भी जीरो नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं दिया रहता, ऐसे बनाया रहता ऐसे, तो यहाँ पे 2 जगह टच कर रहा है तो इसके 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, यानी शून्यांक हमारे 2 होंगे। कहीं 3 वाला हम लोग देख ही लिए, कहीं मान लीजिए ऐसे बनाया रहता, ऐसे एक जगह टच कर रहा है तो हमारा 1 जीरोस होगा। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज के सवाल आसानी से लगा लेंगे। तो तुम्हारा पहला एक्सरसाइज हो गया था जिसमें अलग अलग तरीके से लगा रहा था ग्राफ के थ्रू। अब हम प्रश्नावली 2.2 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कह रहा है कि हमें रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप देखना है किसी बीच में कोफिशिएंट
एंड जीरोस, यानी रूट और जो कोफिशिएंट होता है उसके बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो क्या क्या होता है कि कोई भी, हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे, तो कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो इसके कितने जीरो यानी रूट आएंगे, यानी कह लीजिए शून्यांक, तो दो रूट आएंगे, अल्फा और बीटा। तो अभी तक तो हम देख रहे थे ग्राफ की मदद से कि हमारे रूट या जीरोस कितने होते हैं, ठीक है, जितने जगह पे एक्स एक्सिस को टच करे होता है, लेकिन हर बार हमें यह ग्राफ नहीं मिलेगा, हर बार ग्राफ नहीं मिलेगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कितने रूट आएंगे? तो इसके लिए आसान सा तरीका है, कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसका पावर जितना रहेगा वो इतना ही हमारे रूट आएंगे, जितना अधिकतम पावर उतने ही इसके रूट आएंगे, ठीक। तो ये हमारे मान लेते हैं कि हमारे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने रूट आएंगे? हाथ दो है तो दो रूट आएंगे, तो हम रूट क्या मानेंगे? अल्फा और बीटा। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि रूट को जोड़ने पर आता है माइनस बी अपान ए, यानी इसके बी में माइनस का गुणा कराकर ए से डिवाइड करा देंगे, और गुणा क्या आता है यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आता है। तो हमारे एक्सरसाइज के पहले सवाल में हमारा कह रहा है कि एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि हमें एक दिया हुआ है पॉलिनोमियल जिसमें हमें यह रिलेशन दिखाना है कि कैसे यह बनेगा। तो हमें इसको पहले रूट निकालना पड़ेगा, यानी अल्फा और बीटा की पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हमें कक्षा 9th में, क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो पहले हम एक बार सीख भी लेते हैं कैसे करते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो चीज लिखी रहेगी और इस एक्स स्क्वायर के आगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाएगा, जो भी संख्या आएगी उसको यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसके फैक्टराइज फॉर्म को जोड़ या घटाकर हमको उसको निकालना रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 8 है, तो 8 एकम 8, 8 1 जा 8, ठीक। तो हमें 8 को ऐसा फैक्टराइज कराना है कि हमारा जोड़ने या घटाने पर 2 मिल जाए। तो हमें पता है 4 दूना 8, 4 में से 2 गया 2, तो हमें -4 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे -2 है, और -2 में +2 ऐड करेंगे, -4 में +2 ऐड करेंगे तो -2 मिल जाएगा। तो हम क्या 8 कैसे फैक्टराइज कराएंगे? -4 और 2 में हम देख रहे हैं इन दोनों का गुणा कराने पे 8 हमारा मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया -4 और 2। तो अब यहाँ पे हमने x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे क्या बचा? 4, x कॉमन हो चुका है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कॉमन हो रहा है और x -4 यहाँ मिल गया। अब देखिए यहाँ से हमारा x -4, यहाँ से x -4 कॉमन हो गया, x -4 और यहाँ से x + 2 बच गया। तो यह देखो, अगर हमारी यह पूरी क्वांटिटी 0 बन जाए तो अपने आप 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हम x -4 को 0 के बराबर रख ले रहे हैं। इससे हमें क्या मिल रहा है? x = 4। तो ये हमारा पहला रूट हो गया, यही हमारा रूट हो गया, तो हम इसको अल्फा मान ले रहे हैं, ठीक। अब अगर हमारा यह 0 हो जाए तो अभी से मल्टीप्लाई होगा 0, तो पूरा ऊपर की तरफ जाके 0 बन जाएगा, यानी हमारा x + 2 0 के बराबर रखेंगे तो x = -2। तो मैं इसको हमारा दूसरा रूट, हमने जैसा बोला था कि 2 रूट मिलेंगे क्योंकि 2 घात है, तो बीटा = -2। तो हमारे 2 रूट क्या मिल गए? अल्फा = 4 और बीटा = -2, ठीक। तो अब मैं देखता हूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा हमारा 4 है, बीटा -2 है, 4 = 4 - 2, 2 आ गया हमारा, इस तरह आ गया जोड़ने पर -2। लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक। तो अगर हम ध्यान दिया जाए यहाँ पे a की वैल्यू इससे कंपेयर कराया जाए तो 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8 है। इसे देखा जाए तो c की वैल्यू -8, b की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 1 है। कंपेयर करके हमने देख लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फार्मूले से? -b/a, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पहले आ गया, b की वैल्यू -2 अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो यह 2। हम क्या देख रहे हैं कि यह दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, तो इससे हमारा पहला फार्मूला प्रूफ होता है, ठीक। अब हम आते हैं गुणा पे, यानी अल्फा इंटू बीटा। हमारे पास क्या है? 4 है और -2 है, तो क्या हो जाएगा? -8। हमारे पास फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा? इस फार्मूला c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है? -8 है और नीचे 1, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा -8। तो हमारा क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा -8, अल्फा इंटू बीटा -8, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं अपने प्रश्नावली 2.2 के दूसरे सवाल पे, जिसमें कह रहा है कि हमें दिया गया है कि सम ऑफ जीरो यानी रूट का सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी उनका गुणा, यानी हमें अल्फा प्लस, अगर ध्यान से दिया जाए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अगर हमारे इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा है, यानी इसके जीरोस हमारे अल्फा बीटा है, तो हमें फार्मूला मालूम भी है। पहली बात अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो हमारा यह चीज दिया हुआ है, उसमें सवाल में साफ साफ कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट, ना कि इसको हमारा रूट दिया हुआ है। तो हम अल्फा प्लस बीटा कैसे लिखेंगे, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1। ठीक, तो अगर मैं इसको कंपेयर कराने जाऊँ यहाँ से, तो ये हमारे कुछ इस तरह दिखेगा, -b/a और c/a। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से लग रहा है कि b की वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी और a की वैल्यू 4 हो जाएगी, लेकिन हमारे a की वैल्यू यहाँ 1 दिख रही है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं -1/1। तो a की वैल्यू बराबर नहीं हो रही, तो हम a की वैल्यू पहले हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो था मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे रहा हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, c/a। ठीक, तो हमारी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यह b इक्वल टू -1 होगा, तो b इक्वल टू -1। तो इस हिसाब से हमें क्या मिला, a इक्वल टू 4, ठीक, माइनस b इक्वल टू 1 होगा, तो b इक्वल टू b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1। ठीक, तो b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू साफ साफ दिख रहा है -4। ठीक, तो हमारा a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल गई। हमारे पॉलिनोमियल में a b c ही तो चाहिए, तो px में हम क्या रख देंगे, px में हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x, b की वैल्यू bx माइनस x -4। यह हमारा पॉलिनोमियल यानी हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। अब हम पर्सनालिटी 2.3 का पहला सवाल पढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है gx और एक पॉलिनोमियल दिया है px। तो हमें जो छोटा वाला gx है इसको बड़े वाले में हम इसमें भाग देंगे, यानी भाग देने के लिए हमें बोल रहा है। तो भाग देने के लिए हम लिखते हैं पहले इसको ऐसे, तो बड़ा वाला हमारे क्या, x³ - 3x² प्लस 5x - 3 और हमारा क्या है, x² - 2, यानी x² - 2 से हमें x इसमें भाग देना है। ठीक, तो हमें रिमाइंडर और कोसेंट निकालना है। ठीक, तो हम आते हैं, तो पहले देखेंगे कि x³ इसमें कैसे भाग दे कि हमारा x³ मिल जाए। तो x² में पता है कि जब हम x से गुणा कराएंगे तो हमें x³ मिल जाएगा। तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा x। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, x³। ठीक, x का x² गुणा होगा तो x³ और x का जब -2 में गुणा होगा तो -2x मिलेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि 2x का टर्म कहाँ, x वाला टर्म कहाँ है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ -2x। ज्यादा दूर लिखेंगे कि हमें जोड़ घटाना गुणा करने में आसानी होगी। x का x के नीचे अगर x² है कुछ मिलता तो हम इसके नीचे लिखते हैं। ठीक, तो अब इसको चलते हैं सॉल्व करने, तो यहाँ घटाते हैं तो यहाँ पहले माइनस लिखते हैं और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यह तो कट गया। अब हमारा क्या बचा, यहाँ पे मिल गया -3x², इसको उतार देंगे क्योंकि यहाँ पे x² कोई टर्म नहीं है। अब क्या होगा, 5 और 2 7 और प्लस प्लस है तो प्लस 7x और -3 यहाँ पूरा आ जाएगा। ठीक, अब हम लाने की कोशिश करते हैं कि -3x²। तो x² में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे कि -3x² आ जाएगा। तो x² में मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा -3 से, तो हमारा क्या मिलेगा, -3x²। उसके बाद क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 प्लस 6, तो हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, +6। तो हम घटा देते हैं, यहाँ माइनस होते हैं प्लस, यहाँ प्लस होते हैं माइनस, तो यह तो कट गया। यहाँ क्या बचा, 7x और -3 -6 -9। तो यही हमारा इस सवाल में करना था कि हमें इससे इसको डिवाइड करना था और कोशेंट और रिमाइंडर निकालना था। ठीक, अब हम पर्सनल 2.3 का चौथा क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है उसको समझेंगे, जिसमें हमारा px दिया हुआ है और gx निकालने को बोला है, जिससे हमें भाग देना वो निकालने के लिए बोल रहा है और हमारा कोशेंट और रिमाइंडर दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग चीज ध्यान देते हैं कि अगर मुझे 10 में 3 से भाग देना तो 3 बार में जाएगा और एक रिमाइंडर आएगा। ठीक, यानी 3 से भाग देना है 10 में, 3 बार में जाएगा और एक रिमाइंडर आएगा। ठीक, हमारा यहाँ रिमाइंडर दिया हुआ है। ठीक, और जितना आंसर आएगा वह दिया हुआ है और gx हमारा जो यह gx होता है यही पूछ रहा है और हमारा 10 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो पहले हम इसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यानी px में हमें gx से भाग देना है और आंसर हमारा क्या आया था, qx आया था, यानी कोशेंट हमारा qx और rx हमारा रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर को हम जोड़ देंगे इसमें। तो इसको लिख लेते हैं पहले कैसे, तो px हमारा क्या आएगा, x³ - 3x² + x + 2
जी एक्स हमारा नहीं दिया है, जी एक्स ऐसे लिखेंगे। और क्यू एक्स क्या दिया हुआ हमारे पास, एक्स माइनस टू, और आर एक्स क्या दिया हुआ है, आर एक्स हमारा दिया, चलिए इसे लिखते हैं माइनस टू एक्स प्लस फोर। ठीक, हमें जी एक्स फाइंड करना है। तो सिंपल सा वही तरीका लगाया जो शुरू में करते थे हम लोग, 9th में पढ़ते आए। पहले मैं इसको इधर ले जाकर घटा दूंगा, जिससे हमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मैं इसको इससे डिवाइड करा दूंगा तो हमें जी एक्स मिल जाएगा। पहले इसको इधर घटाते हैं लाकर, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में से अगर यह माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x, और प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, तो सॉल्व करने पे क्या मिला, एक्स क्यूब तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, और एक एक्स और 2x मिलकर क्या हो जाएंगे 3x, 4 में से 2 गया माइनस 2 इक्वल टू जी एक्स, और क्या मिला x माइनस 2। और हमें कुछ नहीं करना, जी एक्स फाइंड करने के लिए x माइनस 2 कैसे भाग दे देना है, यानी हमें जी एक्स कैसे मिलेगा, हमें भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में हमें x माइनस 2 से भाग दे देना है, तो हमें जी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम भाग देकर देखते हैं, भाग दे दिया जाए, यहाँ किया जाए भाग, चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर से। तो भाग देते हैं, हमें यहाँ लिखना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग देना है x माइनस 2 से। ये तो आप लोग कर भी सकते हैं, मैं कर देता हूँ। पहले आएगा एक्स क्यूब लाना है x से, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब। ठीक, और अगला क्या मिलेगा माइनस 2x, तो मैं माइनस 2x यहाँ लिखूंगा, सॉरी, अगला मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, इसका मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर। अब क्या इसको घटा देंगे तो माइनस या प्लस, यह तो कट गया। अब देखा जाए तो यहाँ क्या मिला एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3x माइनस 2। ठीक, यही जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वही हमारा जी एक्स होता है। तो अगला यहाँ मिला, अब क्या लाना है हमें, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस एक्स प्लस 2x। ठीक, या प्लस या माइनस, या कट गया। हमारा क्या यहाँ मिला 3 में 2 जा एक्स, और यहाँ पे माइनस 2। तो इस माइनस 2 कब आएगा, जब हम एक बार में भाग जाएंगे, तो क्या मिलेगा एक्स माइनस 2 माइनस प्लस कट गया 0। तो हमारा जी एक्स क्या आ गया, जी एक्स हमारा मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ऐसे।